बिहारियों में ज्वेलरीज का कल्चरल एंड सोशल इम्पोर्टेंस क्या है? बिहारी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं ये कहूँगा, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? उस समय कैरेटोमीटर नहीं हुआ करता था, तो अच्छा। एक कसौटी आती थी, एक ब्लैक स्टोन हुआ करता था। बिहार के वेडिंग्स और ट्रेडिशनल सेरेमनीज में ज्वेलरीज का क्या रोल है? शादी में ढोलना होता है जी। बिहार में, वो 1.25 महीने तक पहनना पड़ता है। जो हमारा फेस्टिविटीज है, बिहारी फेस्टिविटीज, खास करके छठ पूजा के समय जो व्रती होते हैं, मोस्टली फीमेल्स होती हैं, कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ ज्वेलरी, एक हार उनके साथ अटैच कर दो, वो कॉटन की साड़ी और वो एक झुमका और वो बड़ा हाथ में कंगन, मतलब ये शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ गोल्ड यू आर वेयरिंग, इट्स एन अडॉर्नमेंट। खास करके जो बिहार से हैं वो पीसेस के बारे में हमें बताइए हमारे व्यूअर्स। कर्णफूल, मटर माला, अढ़ैया जुगनू, तिरैया कंगन, सीताहार जो हमारे रामायण के जमाने से वो कहा जाता है, एक चोकर, एक चिक पट्टी, उसको कहा जाता था अली बाबा और 40 चोर। धनतेरस के दिन खरीदा गया सोना, चांदी, हीरा, एनी मेटल, उसमें बरकत होती है। प्रूवन बाय साइंस, प्रूवन बाय वेद पुराण। तो थोड़ा सा हमें रोज का डायमंड क्या होता है, ये टेक्निक क्या होती है? रोज कट में जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं, उस तरह की कटिंग की जाती है उसकी। जिस तरह से गोल्ड रेट बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग हो रहा है, कंज्यूमर्स हैं आपके जो बायर्स हैं, तो उनको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स बताइए। अगर 18 कैरेट में या 14 कैरेट में गोल्ड ज्वेलरी खरीदी जाए तो ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा, जहाँ जेब पे भारी नहीं होगा। अच्छा। 9 कैरेट की ज्वेलरी को भी इंडिया में ओके कर दिया। द वैल्यू ऑफ द ओल्ड गोल्ड इज रिमेन्स द सेम। नानी दादी के जमाने से सोना पड़ा होता है हमारे हाउस होल्ड्स में, तो उसकी कैरेटेज हम लोग देख लेते हैं कि वो आपके पुराने सोने की एग्जैक्ट और उचित वैल्यू मिल जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि लैब डायमंड इज आल्सो स्मार्ट ज्वेलरी। तो ज्वेलरी का क्या फ्यूचर है? जन्म में हो मरण में हो, सोना रिक्वायर्ड होता है हर जगह। कहते हैं ना कि क्राफ्ट लेगेसी विद गोल्ड। Gold is gold. It has to be there with you. As simple as that. It has to be strong. हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अ स्पार्कलिंग ग्लिटरी एपिसोड ऑफ फास्टकास्ट इंडिया। हमारा आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, स्पेशली हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हम बातें करने वाले हैं ज्वेलरीज की, खास करके हमारी बिहारी ज्वेलरीज की। और जब लेडीज और ज्वेलरीज की बातें हो रही हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वी आर बॉर्न टू शाइन एंड एक्सेसराइज टू स्ले। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बिहारी ज्वेलरीज की अगर हम बातें करते हैं तो बिहार का कल्चर ट्रेडिशन इतना गहरा, इतना रिच है कि ज्वेलरीज यहाँ पर एक पीस ऑफ अडॉर्नमेंट या ब्यूटी नहीं है, बल्कि एक लेगेसी है, एक आशीर्वाद है, एक स्टाइल स्टेटमेंट है, या एक पूरी खूबसूरत कहानी है। और बिहार के इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप एंड यूनिक एक्सक्विजिट डिजाइन्स don't create jewelries, they create masterpieces from time immemorial. तो चलिए इस चमकदार एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, जहां हम बातें करेंगे ज्वेलरीज की, स्मार्ट ज्वेलरीज की, रोज कट डायमंड्स की, लैब ग्रोन डायमंड्स की, हॉलमार्क की, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा बहुत गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स की। सो इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर मोस्ट प्रेशियस चैट बडी, जिनकी 44 साल पुरानी फैमिली लेगेसी रही है ज्वेलरी बिजनेस में, एंड प्राइड, क्वालिटी एंड ट्रस्ट ही इनकी पहचान है। सो लेट मी इनवाइट मिस्टर शेखर केसरी जी फ्रॉम द मोस्ट ट्रस्टेड एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस jewelry store from Bihar, Hira Panna Jewelers, your one-stop shop for all your jewelry solutions. तो स्वागत है शेखर केसरी जी आपका हमारे पॉडकास्ट में, and I'm really excited कि ज्वेलरीज, you know how it is for women, कि इसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप देंगे। Really thank you Sabha. It's really nice to be here. खुशी है मुझे कि ज्वेलरी पर आपने पॉडकास्ट किया, और आई रियली होप कि एक अवेयरनेस जैसा भी प्रोग्राम हो सके कंज्यूमर्स के लिए। ऑफ कोर्स। सो सबसे पहले वी वुड वांट टू नो कि 44 years of legacy started by your father. So how is it? Like, what was the journey like? And especially you were born with literally the golden spoon. तो ये ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि you know कि सारी चीजें ready थी for you. Very true. बहुत खुशी के साथ ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि
सितंबर का ही महीना था जब पिताजी ने ये दुकान 1981 में स्टार्ट की थी, तो इट्स काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन आल्सो एंड एनिवर्सरी, जी बिल्कुल 44th एनिवर्सरी। 44 दैट इज। यस। तो उनकी जर्नी शुरू हुई थी एक बहुत छोटे से दुकान के साथ में, और उन्होंने उस वक्त राइट प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज वो बेचने की एक कवायद थी उनके अंदर, जो शायद वही सक्सेस की स्टोरी रही है हमारी। तो उन्होंने फिर जो दुकान शुरू किया, जो बिजनेस शुरू की, करेक्ट प्रोडक्ट्स के साथ लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, यही कहा जाता है। तो ट्रस्ट एंड क्वालिटी दैट वर्कड फॉर यू ऑल। हाँ, ये कह सकते हैं हम। और प्राइड, प्योरिटी, ट्रस्ट, ये हमारा लोगो कह लीजिए, स्लोगन कह लीजिए, वो हमारे साथ आज भी कायम है। अब ये हीरा पन्ना के पीछे भी एक बड़ी प्यारी बात है, वो यूं कि हीरा पन्ना ज्वेलर्स, हीरा सबसे हार्डेस्ट स्टोन होता है Hardest हमारी stone, पृथ्वी जी। पर, राइट, और पन्ना सबसे सॉफ्टेस्ट स्टोन पन्ना होता है। तो अब उस केस में हीरा पन्ना ज्वेलर्स, तो क्वालिटी कंट्रोल में हम हीरा हैं, एकदम हार्ड टू द कोर, और उसी तरह सर्विसेज में टुवर्ड्स द क्लाइंट कंज्यूमर वी आर सॉफ्टेस्ट। और तो बार्गेन करने में बार्गेन करने में वी आर ट्रांसपेरेंट इन दैट। ओके, तो दैट इज द एक्चुअल रीजन कि हीरा पन्ना नाम कैसे पड़ा। जी बिल्कुल वाकई में बहुत ही खूबसूरत सोच है इसके पीछे। बिल्कुल। तो और हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? व्हाट वाज योर एज? व्हेन डिड यू स्टार्ट? oh I was very young that time, 17.5 साल की उम्र रही थी हमारी So you were just a teenager. एक्चुअली यस। और उस वक्त पिताजी ने हमें इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में। उनका था कि काम जितना ज्यादा सीखोगे उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस तुम्हें होगी, तो और करेक्टनेस की तरफ तुम हमेशा रखना अपने बिजनेस को, तो बहुत आगे बढ़ जाओ। और जितना काम सीखोगे, तो इसलिए मैं 17.5 साल की उम्र से उनके साथ में काम में लग गया। याद है मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा था, हीरे में खास करके, गोल्ड में उस समय कैरेटोमीटर नहीं हुआ करता था। अच्छा। तो एक कसौटी आती थी, एक ब्लैक स्टोन हुआ करता था, जिस पर हमें सोना घस करके सीखना पड़ता था कि किस प्योरिटी का आ रहा है। Oh. तो एज जैसा आपने पूछा कि क्या जर्नी रही, गोल्डन स्पून की बात की आपने। पिताजी ने, अब गोल्डन स्पून की नहीं, ये तो भगवान जाने, मगर पिताजी ने मुझे कहीं भी गोल्डन स्पून फील करने जैसा नहीं रखा था। Okay, you had it a rough way, tough way. टफ वे, टफ वुड बी द राइट वर्ड, क्योंकि हर काम उन्होंने मुझे करने को कहा। बहुत छोटा सा एक जल्दी से एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। अकाउंटेंट साहब जो हमारे यहाँ आते थे, उनको उन्होंने कहा कि आज से 15 दिन के लिए तुम्हारी छुट्टी Oh. विथ पे। और मुझे कहा कि आप कॉमर्स पढ़ते हैं, मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, आज से अकाउंट्स आप लिखेंगे। और ये 10 से 12 दिन हुए थे मुझे बिजनेस में कदम रखे हुए। मुझे 15 दिन तक पहले तो इन्होंने अकाउंट्स लिखवाया, फिर कस्टमर सर्विस सिखाया, फिर प्रोडक्ट की अप्रिसिएशन सिखाई, डिजाइनिंग सिखाई। तो इट हैज बीन अ जर्नी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन एबल टू cater to what he thought of his son to be in this business of sophistication, premiumness. तो yeah, I'm happy. तो चलिए अब इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बिहारियों में ज्वेलरीज का कल्चरल एंड सोशल इम्पोर्टेंस क्या है? बिहारी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं ये कहूँगा, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, सबने सुन रखा है। तो गोल्ड हैज बीन a factor in every household, in businesses and in nowadays in modern times as we see, banks gold खरीदते हैं, सरकार गोल्ड खरीदती है। सो गोल्ड का एक इम्पोर्टेंस तो बहुत तगड़ा रहा है। तो कल्चर की जब बात करें, बिहारी कल्चर की बात करते हैं, शादी ब्याह फेस्टिविटीज सारे चीज में, जन्म में हो, ट्रेडिशन, सब ट्रेडिशन, जन्म में हो, मरण में हो, सोना रिक्वायर्ड होता है हर जगह, चांदी भी रिक्वायर्ड होती है हर जगह। तो इसीलिए कल्चरली ये बहुत जरूरी है। कंज्यूमर एंड से भी देखा जाए तो, एक रिटेलर एंड पे भी देखा जाए या मैन्युफैक्चरिंग एंड पे देखा जाए, तो कल्चर के साथ हमेशा मूवमेंट रही है, खास डिजाइनों की भी रही है। कल्चर में सोना को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ गोल्ड यू आर वियरिंग, इट्स you're adoring a piece, it's an adornment, Absolutely. एक ज्वेलरी है जो आप बहुत सेंटिमेंट्स के साथ, फर्ज कीजिए एक माँ अपनी डॉटर को विदाई के समय में एक गिफ्ट देती हैं,
या एक पति जब शादी के बाद अपनी पत्नी को एक मंगलसूत्र गिफ्ट कर रहा होता है तो उसके साथ एक बहुत सेंटिमेंट आता है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स रहते हैं। जी। तो ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि सेंटिमेंट्स के साथ आती है, लॉट ऑफ इमोशंस आर देयर। तो कल्चरली कहीं ना कहीं पर, और हम लोग हिंदुस्तानी, सोना जितना ज्यादा हमारे पास और जितना ज्यादा हम पहन के दिखा सके तो खुशी भी रहती है। तो कल्चरली बहुत अटैच्ड है गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी, एनीथिंग व्हिच यू वुड वांट टू वेयर। मेल भी पहनते हैं आजकल, तो हम देख रहे हैं बड़ा शिफ्ट आ गया है, तो मेल भी ज्वेलरी पहनने लगे हैं आज। तो शेखर जी, अब ये हमें बताइए, जो हमारा पॉडकास्ट मेनली जिस पर है कि बिहार के वेडिंग्स और ट्रेडिशनल सेरेमनीज में ज्वेलरीज का क्या रोल है? ज्वेलरी का रोल, पहले शादी की बात करते हैं। शादी में दुल्हन की माँ से लेकर के पूरे परिवार में गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी को जरूर महत्व दिया जाता है। हर लोग खुशी के माहौल में पहना हुआ गहना बोला जाता है, गहना उसको एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबको नई ज्वेलरी चाहिए होती है, तो रोल ह्यूजली है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ ज्वेलरी टू बी देयर ऑन देयर अटायर, ताकि वो एक खूबसूरत माहौल बनता है, एक वेल्थ दिखता है, एक खुशी का आदान प्रदान होता है जी। और ट्रेडिशन जो हमारा फेस्टिविटीज है, बिहारी फेस्टिविटीज, खास करके छठ पूजा के समय में, तो जो छठ व्रत करते हैं, जो व्रती होते हैं, मोस्टली फीमेल्स होती हैं, उनका त्याग 2 दिन का त्याग रहता है, बिना पानी बिना खाने के। तो कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ ज्वेलरी, एक हार उनके साथ अटैच कर दो, वो कॉटन की साड़ी और वो एक झुमका और वो बड़ा हार, हाथ में कंगन, मतलब ये शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लोगों में वो एक रिचुअल, आई मीन रिचुअल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल वर्ड, वो ऐड करता है और वो एक पूरा करता है उस पूरे सेरेमनी को, उस फेस्टिविटी को, उसको ये कंप्लीट करता है, उसको डिफाइन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है ज्वेलरी का, और लोग बाग हंसी खुशी बहुत खरीदते हैं फेस्टिविटीज में खास करके, और शादी में तो सबको पहनना ही होता है। तो कोई झुमके ले रहा है, कोई चेने ले रहा है, तो कोई आज की डेट में बड़े नेकलेसेस, डायमंड के नेकलेसेस, माथा पट्टी जी, शीश पट्टी, कर्णफूल, मतलब देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स ऑफ डिजाइन, एंड सबको कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। एक प्यार है, एक ज्वेलरी की तरफ रुझान है, तो इम्पोर्टेंस तो काफी। उसी तरह ज्वेलरी की पीसेस की जब बात करें, जो डिफाइन करती है कि हमारे शादियों में, हमारे फेस्टिविटीज में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो इन न्यूमरस, राइट फ्रॉम 3 लड़ी, 7 लड़ी, मटर माला, मोहन माला फॉर दैट मैटर, कंगन, जो जाल का महीन काम किया हुआ, अढ़ैया जुगनू, शानदार बड़े पेंडेंट्स होते हैं और हंसली होती है। तो वेरिएंट्स ऑफ डिजाइन इतने ज्यादा हैं और इतना ज्यादा लोगों का रुझान होता है इन वेरिएंट्स के प्रति, तो एक एटमॉस्फेयर बनता है। एक ज्वेलरी बाइंग इज जस्ट नॉट यू गो ओवर द काउंटर, आपने कोई चीज पसंद कर ली, खरीद लिया, उसके पीछे सेंटिमेंट है, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। एब्सोल्युटली। और कहीं ना कहीं हम भी उस स्टोरी के एक पार्ट होते हैं, जिससे बड़ी खुशी होती है, इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, उससे बड़ी खुशी होती है कि हम आपके शादी में हिस्सा हो पाए, हम आपके ट्रेडिशन, आपके फेस्टिविटीज के साथ हम कहीं ना कहीं एक जुड़ाव होता है, तो वो एक बड़ी खुशी होती है। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक पीसेस जो आज की डेट में हमारे बिहार में, जी, खास करके जो बिहार से हैं, वो पीसेस के बारे में हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को। तिरैया कंगन, 3 लाइन की बॉल की ब्यूटीफुली क्राफ्टेड जाल का कंगन होता है जी, उसमें 2 लाइन की भी आती है। और सीताहार, जो हमारे रामायण के जमाने से वो कहा जाता है, वो सीताहार होता है, बड़े पेंडेंट होते हैं, उसमें बहुत सारी झालरें होती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई अभी आपसे बात करते करते जी। पहले चलता था एक चोकर, एक चिक पट्टी, उसको कहा जाता था अली बाबा और 40 चोर। अच्छा। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होती थी कि पूरी चिक पट्टी को आपने मान लेते थे ये अली बाबा है, और छोटे 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 प्यारे प्यारे उसमें से लटकन नीचे लटकी रहती थी, वो 40 चोर, और वो 40 गिनती में होते थे, और वो 40 चोर होते थे। व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। यस। तो उसी तरह चाहे चांद बाली हो या बिजली हो, बिजली वर्ड जो है वो बड़ा स्पेसिफिक है हमारे एरिया का, उसमें जाल की बहुत खूबसूरत कलाकारी होती है जी।
उसमें काफी अपभ्रंश भी अब हो गए हैं जो हमने खुद डेवलप किया है। ओरिजिनली उसमें आते थे चांद और तारा, ऐसा बना हुआ, बिजली रहती थी, डुअल साइडेड होती थी। फर्ज करो किसी मोहतरमा ने पहन रखा है तो एक साइड यूं पहने पहने अगर कभी थोड़ा यूं उनका फेस मुड़ा तो पीछे वाली साइड से भी वही इंट्रिकेसी, वही जाल का काम बहुत खूबसूरती से पेश किया जाता था, ताकि देखने वाले को वो डिजाइन बहुत प्यारा लगता रहे दोनों साइड से। मतलब वो डुअल साइड रहता डुअल साइड था। शादी में जब अपने इम्पोर्टेंस बताते हैं ज्वेलरी की तो ढोलना होता है जी। बिहार में, वो 1.25 महीने तक पहनना पड़ता है जो नई दुल्हन को। तो वो ढोलना होता कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा एक कैप्सूल जैसा बना होता है। डिजाइनिंग उसमें बहुत तरह आती है, मीनाकारी भी होते हैं गोल्ड की। अच्छा, इट हैज टू बी गोल्ड, इट हैज टू बी इन गोल्ड ओनली, मगर सिल्वर का कहीं ना कहीं देखता हूँ कि मैं, या तो वो ट्रेडिशन उनके खास फैमिलीज में होते होंगे या जैसा उनको रिचुअल में बताया जाता होगा। तो बेसिकली इट्स गोल्ड। तो गोल्ड के ढोलना को 1.25 महीना तक उस नई दुल्हन को पहनना पड़ता है। उसमें काफी वेरिएंट्स हमने बना रखे हैं, हमारे व्यूअर्स को भी सुन करके मजा आएगा कि उसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि पुरानी कहावत है, पूरी शादी में कोई सोने की ज्वेलरी हो ना हो, ढोलना होना ही जरूरी है, तभी शादी पूरी होती है। अच्छा, so it is that really, so that is indispensable part of wedding in Bihar. absolutely। सिल्वर भी शादी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिल्वर मेटल भी पार्ट रहता है, तो उनके उससे प्रिपेयर की हुई चीज़ें या ज्वेलरीज जो बिहारी शादी में खास करके देखी जाती है, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को प्लीज कुछ बताएं। श्योरली यस। चांदी का भी एक बड़ा योगदान रहता है हमारे बिहार के शादी ब्याह में। इत्रदान, ट्रे, इत्र वाली बॉटल आती है चांदी की, वो यूज होता है शादी में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो कि वो होना जरूरी है। साथ में चांदी का अब ये ट्रेंड अब पीछे जमाने से भी आ रहा है, आज के जमाने में भी है जी, डिनर सेट। तो डिनर सेट शादी में दिया लिया भी जाता है, टी सेट भी। तो इस तरह चांदी का भी काफी पूरक रोल रहता है हमारे बिहार की शादियों में भी, फेस्टिवल्स में, धनतेरस में खास करके सिक्के, अगेन द इन्वेस्टमेंट पार्ट कम्स इन। सिक्का खरीदा, एक इन्वेस्टमेंट हो गई, पिछले साल जो रेट रही थी उसका सवैया डेढ़ा ऐसा हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेता है। एक शगुन होता है, कहा जाता है धनतेरस, जैसे आपने मेंशन किया, धनतेरस के दिन खरीदा गया सोना चांदी हीरा, फॉर दैट मैटर एनी मेटल, उसमें बरकत होती है। हमेशा उस दिन को खरीदा हुआ एक सर्टेन नक्षत्र होता है, प्रूवन बाय साइंस, प्रूवन बाय वेद पुराण। अच्छा, वो एक बड़ा शुभ दिन होता है, वो एक कुछ समय होता है, 12 16 18 घंटे का समय होता है, जिसके दौरान आप जो खरीदते हैं सामान, चाहे चांदी ही खरीद लें, वो बरकत होती है, वो आपके घर में जब रहता है तो अच्छाई लाती है। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव वाइब, यू नो, तो इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर होम। तो चांदी की, जो हम लोग चांदी की बात कर रहे हैं, तो चांदी में भी क्या हॉलमार्क होता है? बिल्कुल। अच्छा, इट इज नॉट कंपल्सरी। अभी भारत सरकार ने हमें अभी पीछे कुछ वीक पहले ही नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये कहा गया है कि चांदी पे भी हॉलमार्क कराना है, मगर ये वॉलंटरी है अभी, तो कंज्यूमर्स उसमें भी इन्वेस्टमेंट के टूल के तौर पर देख सकते हैं। सिल्वर इज कॉल्ड एज पुअर मैन्स गोल्ड। अगर इन्वेस्टमेंट टूल चांदी में भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और हॉलमार्क की बात जब चांदी में करते हैं तो 92.5 यानी 92.5% ऑफ सिल्वर आउट ऑफ प्योर सिल्वर को हम लोग कहते हैं, या भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत में मान्यता दी है कि वो प्योर हॉलमार्क सिल्वर है। तो ये कस्टमर की सिक्योरिटी रहेगी, कस्टमर की सिक्योरिटी है कि जिस चीज का आप प्राइस दे रहे हैं वो उसी वर्थ का आप प्रोडक्ट पा रहे हैं। अब ये हमें बताइए, कमिंग बैक टू द एक्चुअल क्वेश्चन, के सबसे ज्यादा आइकॉनिक बिहारी ज्वेलरीज का पीसेस क्या क्या है? तिरैया कंगन, 2 रैया कंगन, जैसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, वो जाल का काम, अढ़ैया जुगनू, सीताहार। सीताहार बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में, कल्चरली, शादी में, ब्याह में, इन सब चीजों में सीताहार और कंगन, जो तिरैया दोरैया कंगन कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दोज आर मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोडक्ट्स। नोबडी कैन बीट तिरैया दोरैया, सीताहार, वो पचलड़ी, वो कुंदन की पचलड़ी, वो अढ़ैया जुगनू, चंद्रहार, राइट। तो ये सारे ज्वेलरी जो है, ये प्रोडक्ट जो है, जो रेंज है, ये ऑलवेज सॉट आफ्टर रहेंगे। और आज
मैं 40 साल, 44 साल, 45 साल की बात बता सकता हूँ। पिताजी से जब बातें करता हूँ तो वो कहते हैं कि 60 साल पहले भी इसका चलन था और आज की डेट में भी मेरे स्टॉक का एक अच्छा हिस्सा है ये सारे प्रोडक्ट्स। ये करण फूल के बारे में हमें कुछ बताएंगे? कर्ण फूल, जैसा कि उस शब्द से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा कानों के लिए एक ऐसा ऑर्नामेंट जो फूल की शेप में हो। अच्छा। तो अब वो सूरजमुखी की शेप में हो, गुलाब की शेप में हो, बहुत सिंपल बेसिक डिजाइन होता है, पहना हुआ बड़ा सुंदर लगता है। उसमें साइज वेरिएंट हो सकते हैं, पूरे कान कवर कर ले ईयर लोब्स को, तो दैट इज कॉल्ड एज कर्ण फूल। तो इज इट जस्ट टॉप्स और इट हैज झुमका अटैच्ड टू इट? ओरिजिन फॉर्म इसका कर्ण फूल का सिर्फ टॉप से जो स्टड के तौर पर काम आता था, अब उसके साथ झुमका अटैच भी होने लगा है, बिजलियां अटैच होने लगी हैं। तो डिफरेंट वेरिएशंस और डिफरेंट इवॉल्वमेंट विद टाइम हमें करना पड़ता है एंड एज पर कस्टमर्स चॉइस। और हसली और हरैया जुगनू इज द सेम के अलग है? बहुत एक पेंडेंट, एक जुगनू जी। आप एक सरल भाषा में अगर कहें तो एक राउंड शेप पेंडेंट, हालांकि आजकल हार्ट शेप, पेयर शेप सब बनने लगे हैं वो जुगनू का, क्योंकि ज्वेलरी हमेशा इवॉल्व हो रही है। तो जुगनू इज बेसिकली पेंडेंट व्हिच अच्छा। इज अटैच्ड टू द हसली। पोलकीज, पोलकीज डायमंड के अनकट पीसेस हैं। what diamond is? Diamond is a very polished cut stone, जिसमें आप देखते हो तो चमक बहुत अच्छी आती है। तो ये पोलकी जो होते हैं, तो पोलकी स्लाइस्ड पीसेस होते हैं डायमंड के, अनकट डायमंड्स होते हैं। उनका भी यूज हमने अभी बहुत खूबी से किया है, जो कि जुगनू में लगाया है। तो अढ़ैया, उसकी एक्चुअली इसके पीछे भी हिस्ट्री है। हसली को अढ़ैया बोलते थे क्योंकि उसकी नाप के हिसाब से वो अढ़ैया होता था। अच्छा। तो दैट इज 2.5 अढ़ैया। तो दैट्स द मेजरमेंट। तो उसके नीचे जुगनू लगती थी, तो जुगनू लग गया तो पेंडेंट, जो आम भाषा में पेंडेंट बोलते हैं, तो अढ़ैया जुगनू इस तरह से नाम पड़ा उसका। तो उसमें अब बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं, कुंदन से लेकर के जाल, मानक, पन्ना, सब कुछ लगाते हैं अपने लोग। यहाँ तक कि मैंने हीरे की भी जुगनू, अढ़ैया जुगनू बना रखी है। Must be an exquisite piece. मैं बताता हूँ, रोज कट के हीरे मैंने उसमें यूज किए थे। कारीगर ने और डिजाइनर ने मिल करके, पूरी टीम ने, हमने साथ में वो चीज बनाया था जी। तो उस जुगनू में हमने रोज कट दिया था। उसकी शिमर, उसकी ग्लिटर जो है देखे नहीं बनती थी। तो थोड़ा सा हमें रोज का डायमंड क्या होता है, ये टेक्निक क्या होती है? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट टू आवर व्यूअर्स? ऑफ कोर्स, डायमंड में फैसेट्स होते हैं जो कट होती हैं जी। तो उस कट में अभी आप देखेंगे जो फुली राउंड कट पॉलिश डायमंड होते हैं, उसमें कट्स 57-58 कट्स फैसेट्स डाल दिए जाते हैं। रोज कट में क्या होता है कि वो कट हम कम रखते हैं, पॉलिश बराबर होती है, जैसे फिनिश राउंड कट पॉलिश डायमंड की होती है, मगर रोज कट में सिर्फ पॉलिश करते हैं एक साइड को, और नीचे की साइड से कट्स शायद कभी 20, कभी 27 इस तरह से कट कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिमांड और अकॉर्डिंग टू द डिजाइन और अकॉर्डिंग टू द डिजाइनर। या फिर कोई कस्टमाइज्ड ज्वेलरी है, वी डू लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन आल्सो। रोज कट में जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं, उस तरह की कटिंग की जाती है उसमें। तो ये रिंग्स में, टॉप्स में, पेंडेंट्स में, हर चीज में हो सकता है। बिल्कुल। तो रिंग्स की बात करते हैं, तो कॉकटेल रिंग्स में क्या आजकल ट्रेंडिंग है? कॉकटेल में हमारे पास चांदी में भी काम बहुत शानदार हो रहा है। फिर आपके डायमंड के रिंग्स हैं, एंटीक फिनिश के गोल्ड के रिंग्स हैं, इट्स अ वेरिएंट, कुंदन के रिंग, पोल्की तल पे लगे पोल्की के रिंग, सारे, मतलब कॉकटेल रिंग इज अ स्टेटमेंट अगेन। एक फीमेल अगर पहनती हैं तो उनकी उंगली में अगर वो कॉकटेल रिंग है तो वो शो करता है कि यू आर जस्ट नॉट wanting to have a piece of jewelry, it's a statement going with your personality. आप फिर से रोज कट की बात कर लेते हैं एक बार। It seems you're obsessed with this new It's technique. a very new thing, new technique. एक सीरीज पूरी बनाई है, बिल्कुल छोटे से, एकदम जूही के फूल की तरह से रोज कट का जितना बड़ा होता है वो रोज कट का रिंग उतना से लेकर के हमने बड़े, एक्चुअली गुलाब के फूल जो बड़े खिले फूल होते हैं उतने बड़े कॉकटेल रिंग्स बनाए। हमें ये बताइए कि आजकल तो स्मार्ट फोन, स्मार्ट टीवी, सब चीज स्मार्ट हो रहा है, बट जिस तरह से गोल्ड रेट
बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग हो रहा है, तो कुछ हमें जो कंज्यूमर्स हैं आपके, जो बायर्स हैं, जो बजट कंस्ट्रेन रखते हैं, तो उनको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स बताइए कि अच्छी ज्वेलरी, क्वालिटी ज्वेलरी और कैसे परचेज कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्राइस। जी, गोल्ड एंड सिल्वर दे वुड सेल एट ऑल लेवल्स। ये बात हमें अपने दिल में, जहन में उतार लेनी पड़ेगी। आज सोना अगर लाख रुपए है, ये सोना 4 लाख रुपए भी हो जाएगा आने वाले समय में, मगर गोल्ड की ज्वेलरी हिंदुस्तान में, हमारे कल्चर में बिकती और बिकेगी और बिकती रहेगी। तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है। जहां तक ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात रही, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्मार्ट करने का एक तरीका और भी हो सकता है। जनरली 22 कैरेट सोने में ज्वेलरी बनती है, तो अगर 18 कैरेट में या 14 कैरेट में गोल्ड ज्वेलरी खरीदी जाए तो ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा, जहां जेब पे भारी नहीं होगा और लोगों का इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, और एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी एक अडॉर्नमेंट की आइटम उनके गले में, उनके झुमके में, उनके चेन में, कंगन में यूज किया जा सकता है। तो स्मार्ट वे इज गो बिलो ऑन द कैरेटेज बट पुट मनी इन गोल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पुट मनी इन गोल्ड। दूसरी बात, अगर स्मार्ट, तो आज ज्वेलरी भी बहुत स्मार्ट हो चुकी है। आप ज्वेलरी के डिजाइनिंग में इतनी इतनी खूबसूरत कला देखेंगी, इतने स्मार्टनेस के साथ। अगर कहा जाए तो कुछ फ्यूजन भी देख सकते हैं, जहां मशीन और ह्यूमन टच, जो ज्वेलरी शुरू से क्या रही है कि एक ह्यूमन टच की चीज रही है। एब्सोल्युटली। जो कला, जो क्राफ्टमैनशिप वो रही है, अब उसी को थोड़ा मैकेनाइज, थोड़ा एडिशन करने से स्मार्ट ज्वेलरी भी आजकल बहुत आने लगी है बाजार में। कुछ यंगस्टर्स की बात भी कर सकते हैं अपने लोग, जहां पर यंगस्टर्स इस तरह की ज्वेलरी को पसंद करते हैं जो कि बिल्कुल ही नयापन दिखे। तो स्मार्ट तो है सब कुछ। प्राइस पॉइंट की बात मैंने बताया आपको कि इट विल सेल एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे, हर प्राइस पे सोने की ज्वेलरी बिकेगी। अब इन्वेस्टमेंट करें, स्मार्ट टीवी खरीदें कि हम घूमने चले जाए यूरोप, फॉर दैट मैटर कहीं भी। हमेशा, खास करके यंग जनरेशन को आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे जी कि इन्वेस्टमेंट गोल्ड में उनके पोर्टफोलियो में, अगर मैं ज्यादा नहीं कहूं तो 20% उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये जरूरी है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, फायदा देगा ही देगा आने वाले समय में। इट इज गोइंग टू गो अप इन प्राइसेस और वो फायदा उठाना चाहिए। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स को, हमारे यंग जनरेशन को ये चीज़ सिखाना चाहिए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या एक शुरू से एक आदत दिलानी चाहिए, लाइक सेविंग? इट इज इम्पोर्टेंट, लाइक अ सेविंग, लाइक एन इन्वेस्टमेंट विच विल ग्रो। और वो आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन में, शादी में, घर लेते वक्त में, बिकॉज गोल्ड इज लिक्विड, लिक्विड मनी। तो ये हमेशा ये ख्याल रखना होना चाहिए एज पेरेंट्स या एज यंगस्टर्स हु आर अर्निंग राइट नाउ, कि कुछ ना कुछ पोर्शन गोल्ड में जाना चाहिए। स्मार्ट टीवी भी खरीदो, सब कुछ खरीदो, जिंदगी में खुश रह करके मजे करना चाहिए, और सोना आपको खरीदना चाहिए। सोना आपको हमेशा खुश रखेगा। That was a wise advice for all the youngsters there. इट इज। इसमें एक छोटी सी अगर हम एग्जांपल तुरंत दे दें, पीछे के साल भी अगर पकड़ लेते हैं अपने लोग, तो कोई 35 से 40% का ग्रोथ गोल्ड की प्राइसेस में आया है। तो अगर सोचिए आपने कोई 6500 रुपए में प्रति ग्राम सोना खरीद रखा होगा, आज वो एक 10,000 रुपए का हो गया 1 ग्राम। तो ये इंक्रीज इन योर वेल्थ है, आप सडनली अमीर हो जा रहे हो। तो ये एक स्मार्टनेस का हिस्सा होगा कि थोड़ा पोर्शन गोल्ड में भी हम लोग डालें। बिल्कुल। अब ये बताइए कि आजकल हॉलमार्क एक स्टैंडर्ड बन गया है फॉर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो जो लोगों का पहले से सोना है, जो जनरेशन पास ऑन हुआ है जनरेशन टू जनरेशन, तो उसका क्या वो डिवैल्यू हो गया है, या उन लोगों को रिसाइकल कर लेना चाहिए, नए गोल्ड्स खरीद लेना चाहिए विद द हॉलमार्क? क्या इसके बारे में आपका क्या ख्याल? हमारे कंट्री में, भारत में, जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत में एक नियम बनाई गई है, सरकार के द्वारा ये नियम बनाई गई है, जिसके तहत में एक सर्टेन कैरेटेज होता है जहां गोल्ड ज्वेलरी आपको खरीदनी, बेचनी पड़ती है, जो कि कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। अब उसमें होता क्या है? उसमें होता है 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, और अभी जस्ट नया नोटिफिकेशन आया जिसमें 9 कैरेट की ज्वेलरी को भी, 9 कैरेट भी,
हाँ जी, अच्छा, 9 कैरेट की ज्वेलरी को भी इंडिया में ओके कर दिया गया है। कैन यू टेल मी 9 कैरेट की ज्वेलरी में क्या क्या बन सकता है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कैरेटेज कम होने से जी। कोई ये रुकावट नहीं हो सकती कि किस तरह की ज्वेलरी बनाई जा सके, चाहे वो चेन ले लीजिए, नेकलेसेस ले लीजिए, एवरीथिंग कैन बी डन इन एनी कैरेटेज। तो नॉर्मली अभी इंडिया का स्टैंडर्ड हमेशा से रहा कि 22 कैरेट नॉर्मल, 18 कैरेट कुछ हिस्सों में। तो अब क्या है, स्मार्ट अगेन, तो वो आप कम कैरेटेज की ज्वेलरी बना लीजिए, पॉकेट पे हैवी नहीं हुआ, यूज दैट मनी फॉर स्मार्ट टीवी एज वेल एज गोल्ड, बट गोल्ड। ओके, तो मतलब ये कैरेट्स से प्राइसेस वैरी कर जाएगा। हाँ जी। और दैट विल नॉट बर्न द पॉकेट। इट वुड नॉट। सो दैट्स अ स्मार्ट मूव। इट इज। तो अब हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जस्ट एज यू वर मेंशनिंग कि ये हॉलमार्क के बारे में, तो मैंने पूछा था कि ये पुराने जेवरों को रिसाइकल कर देना चाहिए, नए जेवर ले लेने चाहिए नए हॉलमार्क के इसके हॉलमार्क के साथ, कि the value of the old gold is remains the same. द वैल्यू ऑफ द ओल्ड गोल्ड रिमेन्स द सेम, इसमें कहीं कोई कटौती या कमी कभी नहीं आती है। अच्छा। और इनफैक्ट प्राइस के बढ़ने से, प्राइस हाइक होने से उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। जहां तक रही हॉलमार्क की बात, तो हॉलमार्क जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो आपकी पुरानी ज्वेलरी है जो फर्ज करके आप यूज नहीं कर पाते, चूड़ी छोटी हो गई है, चेन छोटा हो गया, तो अगर वो एक्चुअली यूजेबल नहीं है तो नए ज्वेलरी में आप उसको दे करके उसका वैल्यू लेस करा करके आप नया ज्वेलरी ले लीजिए। तो वैल्यूएशन में कोई कमी नहीं आती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैरेटेज क्या है। जो सोना आपके पास रखा पड़ा है, नानी दादी के जमाने से सोना पड़ा होता है हमारे हाउस होल्ड्स में, तो उसकी कैरेटेज हम लोग देख लेते हैं। हिंदुस्तान के हर दुकान में हर ज्वेलर के पास कैरेटोमीटर है, इसलिए उसमें कोई डी वैल्यू जैसी बात नहीं होगी, बल्कि आपको आपके पुराने सोने की एग्जैक्ट और उचित वैल्यू मिल जाती है, बल्कि अप्रिशिएटेड वैल्यू मिल जाती है, और सोने के दाम के साथ अप्रिशिएटेड वैल्यू। जी बिल्कुल। राइट। Okay, so they can go for a recycle, or they can keep it as it is. As it is, अगर उसके साथ में आपका सेंटिमेंट्स अटैच्ड है या उसके साथ में आपको एक धरोहर जैसा फीलिंग आती है, तो यू कैन एज वेल कीप। जो उस तरह की ज्वेलरी आप रख सकते हैं। हमारे हाउस होल्ड्स में बहुत बार मैंने देखा है, पुराने वो दादी नानी के कमर धनी, जो कमर में पहले बेल्ट पहना जाता था सोने के चांदी के, वो सब काफी लोग लाते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों की शादी के दौरान उसका यूज करते हैं, और वो लगता है जैसे कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है उसके साथ में। Absolutely, तो बिल्कुल। वो उस तरह की ज्वेलरी हुई। और जो मैंने कहा कि जो ज्वेलरी उनको नापसंद हो या चेंज कराना चाहते, तो वैल्यू में कहीं कमी नहीं आती है। अब आप मुझे ये बताइए कि गोल्ड के अलावा कोई और मेटल that is being widely used nowadays to make jewelries? हाँ, टाइटेनियम की ज्वेलरी, अच्छा। हीरे के साथ टाइटेनियम मेटल का यूज किया गया है। This is the latest what we are offering there at our. And what is the color of that metal? Oh, it can be done in any color. Black, blue, white. It can be done in any color. Yes. And उसके ऊपर what value of the metal? वैल्यू कम होती है, ऑफ कोर्स सोना सोना ही होता है, मगर शौक के साथ चीजों का कलर बदलना, एक नए अंदाज में किसी चीज को पेश करना, ज्वेलरी को खुद से उस चीज के उस हिसाब से पहनना, वो एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इवॉल्व तो हो रहा है हमारा भी, हमारा ट्रेड इवॉल्व हो रहा है, जिसमें नई नई चीजें हम ला रहे हैं, फ्यूजन कर दे रहे हैं हम। पुराने जमाने के फर्ज कीजिए कि चोकर, पोल्की के चोकर्स, उसके साथ में बहुत खूबसूरत सा हम उसमें रोज कट डायमंड्स लगा दे रहे हैं। अब रोज कट डायमंड्स एकदम नई टेक्नोलॉजी है, पीछे 4-5 सालों से ही आई है, जिसमें डायमंड जो लगता है जैसे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उसके फेसेट्स काटे जाते हैं। अच्छा। तो इट्स अ वेरी न्यू थिंग, और ज्वेलरी बेहद खूबसूरत बनती है उसमें। So titanium and rose cut diamond is the next new thing to watch out for. But I feel कि correct me if I'm wrong, कि पुराने जो जेवर है, जो टाइमलेस जो क्राफ्टमैनशिप है और जो डिजाइन्स है, वो कहीं धीरे धीरे करके फेड आउट कर रहे हैं। तो आर यू डूइंग समथिंग टू रीइंट्रोड्यूस देम टू द करंट जनरेशन? एक साइकिल होता है जी, फैशन का, ट्रेंड का। फर्ज करो 40 साल पकड़ते हैं अपने, कि 40 साल लगते हैं एक ट्रेंड को वापस आने में। तो ये देखा गया है। अब जैसे आपने जो ट्रेडिशनल एक वैल्यूएबल ज्वेलरी, एक डिजाइन की बात की, तो उस ज्वेलरी को रिवैम्प भी कर रहे हैं, जिनको पसंद है कि उसी को ठीक कराया जा सके, उसमें थोड़ा एनहांसमेंट कराया जा सके, तो वो भी हम करके दे रहे हैं। और नए जनरेशन को उस तरफ रुझान लाने के लिए जो पुरानी हमारी ज्वेलरी थी,
वो बड़ा संस्कार का, वो हर परिवार में वो चीज होता है। और आजकल की लड़कियां, फॉर दैट मैटर, बिकॉज ज्वेलरी इज मोर रिलेटेबल टू द गर्ल्स, तो इसलिए मैंने लड़कियां बोला, तो उनको ये चीज समझ में आती है एंड दे वैल्यू देयर ओल्ड ज्वेलरी फ्रॉम देयर नानी दादी। तो ये एनहांसमेंट उसमें क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं, सो दैट कि उन जब वो पहने तो उन्हें उस सेंटिमेंट जो नानी दादी के साथ अटैच्ड है, साथ में एक न्यूनेस, एक मॉडर्न लुक की ज्वेलरी उनके पास हो, ताकि वो उनकी खुशी को और बढ़ाए। ज्वेलरी इज अगेन इट्स एन आर्ट, वो एक स्टेटमेंट है जो आपकी पर्सनालिटी को और अच्छा करता है। It adds to your It adds to the Absolutely. personality Yeah. of yours. Yeah. तो उस केस में बिल्कुल ये रहता है, हमारे पास ये चैलेंज अगर होता था कभी, तो आज चैलेंज नहीं है। आज हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम पुरानी चीज को भी अच्छा कर देंगे और नई चीज को उस हिसाब से पेश करते हैं जो लोग खुशी खुशी पहने। पुरानी चीज में अगर हम एडिशन करते हैं कुछ, तो वो एक मॉडर्न लुक आ जाता है। सो एवरीबडी इज हैप्पी, दिस इज आवर जॉब। So there's something for everyone. इट इज। तो अभी के डेट में अगर देखा जाए तो which is more lucrative, gold or silver? गोल्ड की प्राइसिंग में अगर थोड़ा हिस्ट्री पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई 35-40% के आसपास उसकी प्राइस में हाइक हुआ है, इजाफा हुआ है। चांदी में अभी रॉकेट लगने हैं, ये मैं आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को बता दूं कि चांदी की प्राइसेस अभी और बढ़नी है। अगर सोना एक सर्टेन परसेंट से यहाँ बढ़ता है तो उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज से चांदी में प्राइसेस बढ़ने वाली है, ये डेफिनेट है। ये डेफिनेट है। हाँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि ग्लोबली रिपोर्ट्स भी हैं। और चांदी में हो क्या रहा है कि बहुत इंडस्ट्रियल यूज में चांदी आने लगा है, और जैसे ही प्राइस हाइक हुई है इसकी डिमांड और बढ़ गई है। डिमांड बढ़ते ही प्राइसेस और हैवी होने लगती है, ये सिंपल इकोनॉमिक्स की लॉजिक है। तो इस कारण से चांदी में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, अगर आपका सवाल इस ढंग पे जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना हो या नहीं करना हो, तो करना चाहिए चांदी में। गोल्ड तो अपने आप में सबसे सेफ और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमेशा से है और रहेगा। तो अब चांदी भी गोल्ड के साथ साथ इज इन द बिल्कुल। रेस। अब आप हमें ये बताइए कि बिहार के वेरियस क्राफ्टमैनशिप जो है वो आई एम श्योर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इन चीजों में हार बन सकता है, इन डिजाइन्स में हार बन सकता है, या कंगन बन सकता है, या रिंग्स की बात कर रहे हैं। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्राफ्टमैनशिप चला आ रहा है उसके बारे में थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद मधुबनी। मधुबनी कलाकारी सबको मालूम है, आज की डेट में वर्ल्ड ओवर फेमस है, जीआई टैग है, एवरीथिंग। मधुबनी पेंटिंग जो होती है वो एक कला होती है, एक रंगों को दर्शाने की। तो वो हम मीनाकारी में वो काम कर देते हैं। अच्छा, जो एनामल वर्क। एनामल। सो द एनामलिंग कैन बी डन ऑन एनी पीस ऑफ ज्वेलरी। उस एनामलिंग में आज हम पिंक मीना, आज हम फिरोजे कलर का मीना, ये सब भी डलवा पा रहे हैं, जो कि मधुबनी आर्ट और हमारे मीनाकारी के आर्ट का एक अगेन फ्यूजन है। तो उससे खूबसूरती बहुत एनहांस हो रही है। उसी तरह जड़ाऊ ज्वेलरी में नवरत्न, मानिक, मोती, पन्ना का काम, बहुत प्यारा प्यारा, लाइट वेट से लेके हैवी वेट, लॉन्ग सेट से लेकर के झपका, मेहंदी छल्ला। मेहंदी छल्ला क्या होता है? मेहंदी छल्ला हाथ, उंगलियों में अंगूठियां रहेंगी। अच्छा। एक ब्रेसलेट यहाँ आएगा उंगलियों पर से होता हुआ आपके बैक ऑफ द हैंड पे, और ब्रेसलेट एक लग जाता है उसके ऊपर में, और वो पूरा मेहंदी छल्ला बन जाता है। बेसिकली ब्राइडल ज्वेलरी है। ब्राइडल ज्वेलरी है, इसको आरसी भी बोलते हैं। करेक्ट। अब जड़ाव की बात मैं कहने जा रहा था, जो मानिक, मोती, पन्ना और नवरत्न ज्वेलरी के साथ में आता है, तो उसमें भी चिक पट्टी सेट होती है, उसमें भी झपका बनाया है हमने। तो डिफरेंट वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी इन बिहार। जड़ाव, कुंदन, पोल की एक्सेप्टेंस बहुत है। हमारा भारत जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी, असम से लेकर के मुंबई, सारे ट्रेडिशंस का अलग अलग ज्वेलरी का एक महत्व होता है। तो बिहार ज्वेलरी में ये ज्वेलरी जड़ाव, पचलड़ी, सीताहार और अढ़ैया जुगनू, तिरैया कंगन, दोरैया कंगन, मोहन माला, ये सारे व्यूअर्स के नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये सारे बिहार के ओरिजिनली अपने बनाए हुए ज्वेलरी स्टाइल्ड हैं, और
कोई एक पीस तो जरूर इनमें से हर आदमी के पास बिहार में होना चाहिए। जनरेशन टू जनरेशन वो पास भी हो रहा है। ऑफ कोर्स इट कैन बी कैरिड ऑन। डिजाइनिंग ऐसी है कि कभी पुरानी नहीं होती है। टाइमलेस पीसेस। These are। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ, कि अगर कोई बहुत ही खूबसूरत मास्टरपीस बन के घर आता है तो फिर क्या होता है? Oh, do I need to answer this on camera? मुझे सीधा बैठने दीजिए। ये सवाल बहुत सबसे टफ रहा अभी तक में। हाँ, कि घर भी वापस जाना है। तो घर भी जाना है वापस। तो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत खूबसूरत चीज बन गई तो उसे घर में ही रख लिया जाता है, नहीं। और अब इतने बरस बीत चुके हैं फैमिली में इस बिजनेस को कि देखिए, वुमेन का तो चाव रहेगा ही ज्वेलरी की तरफ। लड़ाई नहीं होती है, बस इतने पर ही रोक दिया जाए। मुझे जवाब पूरा मत देने दीजिए। मगर कभी तो एक हुआ होगा ना कि किसी के साथ साइड अप करना होता है, तो किसके तरफ? योर डॉटर्स, योर वाइफ और योर मामा? सी आई हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन दैट फैशन। अगर एक फर्ज करो कोई फेस्टिव पकड़ते हैं, फेस्टिव सीजन पकड़ते हैं, तो स्टार्टिंग विद मम्मी। पहला प्रोडक्ट मम्मी के पास चला गया, तो अगली बार वाला दिवाली जब आ गई तो दिवाली में पत्नी को दे दिया। बच्चों का क्या, बर्थडे पे डाल दो, कभी भी डाल दो, यूनिक पीस होना चाहिए, दे आर हैप्पी टू वेयर इट। मगर ये जरूर होता है कि कोई पीस अगर अच्छी सचमुच में बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड बन के आती है तो अडोर करते हैं सब लोग। और सबका एक ही रुझान होता है, ये पीस शोकेस कर दिया जाए स्टोर्स पे हमारे, ताकि लोग अप्रिशिएट करें और हीरा पन्ना जो हीरा पन्ना है वो उसी लेवल पे बना रहे। जैसा कि आपने बार बार रोज कट डायमंड के बारे में बातें की, तो लैब ग्रोन डायमंड्स आजकल बहुत इन है, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन लैब ग्रोन डायमंड? श्योरली। लैब ग्रोन डायमंड्स, जो कि इस इन शब्दों से ही साबित होता है जी, हीरा नेचुरल डायमंड 1500-2000 साल जमीन के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति, प्रेशर, इससे बन करके वो कार्बन, वो कोयला तैयार होकर के हीरे के फॉर्म में आता है। अब लैब ग्रोन डायमंड की जब बात करते हैं तो वही कार्बन का यूनिट, वो सीड, कार्बन का जो सीड होता है, वो सीड हम मशीन में डालते हैं, एक इंक्यूबेटर में डालते हैं। अच्छा। जहां पे वो सीड धीरे धीरे बड़ा होता है और वो डायमंड का फॉर्म लेता है। कैसे? वही टेम्परेचर और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जितना प्रेशर हम उस मशीन में, आज की डेट में टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हमारी इंडस्ट्री के पास, जहां पे हम उस कार्बन सीड से हम डायमंड उगा सकते हैं। तो कहीं से भी ये नकली डायमंड नहीं हुआ, कहीं से भी ये गैर जरूरी कोई सेमी प्रेशियस या आर्टिफिशियल स्टोन कहीं से नहीं हुआ, क्योंकि इसका ओरिजिनल कार्बन ही है, जो कि एक नेचुरल डायमंड का भी ओरिजिन होता है। इसमें क्या है, जमीन में खदान से फिर हीरे बाहर निकाले गए, जमीन काटनी पड़ी, पेड़ काटने पड़े, जंगल साफ करने पड़े, तो हीरा बाहर आता है, नेचुरल डायमंड। यहां हम लैब में बना लेते हैं, तो इको फ्रेंडली दिस इज। एंड आज की जनरेशन में इको फ्रेंडली बहुत ज्यादा हो गया है, सबके जहन में ये बात चलती है, सब चाहते हैं, सारे जनरेशन के लोग चाहते हैं कि हम आगे आने वाले अपने जनरेशन के लिए एक अच्छा पृथ्वी, एक प्लैनेट दे करके जा सकने जैसा, जितने अपने से बन पड़ता है वो काम कर सके। तो ये एक अच्छी पहल है। यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, अपने हांगकांग, साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में इसका चलन काफी बड़ा है। और इंडिया, भारत में जी, ये ग्रोथ अभी पिछले 2 सेमेस्टर्स यानी 2, समझो आप 4 से 5 महीनों, 6 महीनों में देखा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रही है डिमांड में। एक तो प्राइस पॉइंट भी कम है इसका। अच्छा, प्राइस डिफर करता है काफी। अगर फर्ज करो कि अगर नेचुरल डायमंड आप खरीदते हो 1 कैरेट, अगर 50,000 रुपए की खरीदते हो आप, तो इसकी कीमत आ जाती है लगभग उससे 70 से 80% कम। इतना ज्यादा फर्क है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये लैब में उगाया जा सकता है, ये नेचुरल नहीं है। मगर इसकी शाइन, शिमर, लॉन्जिटिविटी, इसको पहना हुआ कभी कहीं से भी कोई कमी नहीं है इसमें। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डायमंड के हैं। ऑल द 4 C's, कैरेट, काट, सारे चीज इसमें सेम मेंटेन किए गए हैं, क्योंकि नेचुरल डायमंड का हमारे पास एक बेंचमार्क है। तो उसको लैब में उगाने में हमें कितना समय लगेगा?
तो उस तरह से ये है। तो प्राइस पॉइंट पे आ जाता है, जो हीरा अफोर्ड शायद नहीं कर सकते थे, या और भी हीरे की, फर्ज करो किसी के पास 5 कैरेट की नेचुरल डायमंड की अंगूठी है, एक 3 कैरेट की लेने चाहते हैं, तो वो उस तरह हिसाब से पहन सकते हैं। इट्स एडिंग टू द इकोनॉमिक वैल्यू। कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं है, हीरा हीरा ही है, कार्बन का ओरिजिन है, इसमें प्राइस पॉइंट कम है, तो इट इज फॉर एवरीबॉडी। It's a win-win situation. Win-win situation for And it follows all the 4 C's. It does. It follows all the 4 C's: cut, carat, clarity, and color. And what about the certification of lab-grown diamonds? ये सारे जितने भी लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, सारे सर्टिफिकेट के साथ अवेलेबल होते हैं। इसमें कहीं कोई छुपा या कुछ भी नहीं है। All is transparent. एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। और सर्टिफिकेशन में बकायदा उसमें नोटिंग रहती है कि दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ डायमंड sent to the laboratory for testing purposes is a lab grown diamond or a natural diamond. तो कहीं भी ट्रांसपेरेंसी में कोई कमी नहीं है। और बायबैक वैल्यू क्या है? हिंदुस्तान में इस समय जो कंपनियां चल रही हैं, इनफैक्ट यहाँ पर्टिनेंट टू मेंशन लग रहा है मुझे कर देना, मेरी बड़ी डॉटर श्रद्धा ने एक नया वर्टिकल चालू किया है जो कि लैब ग्रोन डायमंड्स में है, इको फैसेट्स। तो फैसेट्स वही जो डायमंड के कट की बात हमने की थी, और इको फ्रेंडली। तो 80% बायबैक लिया जा रहा है ऑन द इनवॉइस वैल्यू। Oh, so that's not bad at all. Not at all. You don't lose money. Absolutely. And less investment. Less investment. तो ये हम कह सकते हैं कि lab diamond is also smart jewelry. Ah, there you go. That smart jewelry is there. Lab grown diamonds. Yes, interesting. Thank you for reminding me that. Yes. Smart jewelry. So now we come to the last question, Shekhar ji. कि what is the future of jewelry in Bihar or India? क्या आप देख रहे हैं कि and especially keeping in mind the new generation, तो ज्वेलरी का क्या फ्यूचर है? Let's talk about as an investment tool. Gold as an investment tool. आज की बच्चों में वो जो बच्चे आज जॉब कर रहे हैं, वो जो बच्चे खुद बिजनेस में आए हैं अपने पेरेंट्स के, वो जो बच्चे जिनकी अभी शादियां हुई हैं जी, they have this understanding of growing value of gold. तो इन्वेस्टमेंट उनके मन में क्लियर शब्दों में अंकित है कि गोल्ड के साथ इन्वेस्टमेंट करना अत्यधिक जरूरी है। आज हर कोई इंटरनेट से जुड़ा है, इतने सारे एप्स हैं, इतने सारी एजेंसीज हैं जो अपने रिपोर्ट्स डालते हैं गोल्ड के बढ़ते कीमतों पर, और कहां तक इनके बढ़ने का रुझान हो सकता है। They can only predict. Bullion reports जो होते हैं। Bullion reports जिसको कहते हैं। And anybody can find it on internet. There are so many of reports there. तो ये सबको पता है कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट टूल है आज, तो फ्यूचर इज स्ट्रॉन्ग। बात आई अब ज्वेलरी पर, तो हिंदुस्तान में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बगैर ज्वेलरी के बड़ा सूना लगता है। ज्वेलरी डालते ही अचानक खूबसूरती बढ़ती है, तो वहां भी स्ट्रॉन्ग है। और गोल्ड इज गोल्ड, इट हैज टू बी देयर विद यू, एज सिंपल एज दैट, इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। दैट इज, तो कहते हैं ना कि क्राफ्ट लेगेसी विद गोल्ड। वेरी ट्रू, इट्स अ वेरी ग्रेट फ्रेज। ये लेगेसी की जब बात होती है, सेंटिमेंट की बात होने लगती है, लेगेसी के साथ ज्वेलरी की बात आ जाती है, आशीर्वाद की बात होती है, आशीर्वाद की बात आ जाती है। तो ये सब कुछ मिला जुला करके गोल्ड इज गोना बी स्ट्रॉन्ग। ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ स्ट्रॉन्ग रहना है हिंदुस्तान में या विदेशों में भी, क्योंकि गोल्ड को कोई हिला नहीं सकता। गोल्ड सॉलिड है, और हिंदुस्तान हमारा, एज पुराने जमाने में जो कहा जाता था, सोने की चिड़िया, और वो सोने की चिड़िया आज हर आदमी के मन में बसी है। तो वो कहना सही होगा कि he who holds the gold makes the rules. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गोल्ड चमक, स्ट्रेंथ, सॉलिडारिटी, तो रूल क्यों ना बने। जिसके पास गोल्ड, जिस कंज्यूमर हाउस होल्ड में गोल्ड, जिस कंट्री में गोल्ड, जिस कंट्री के बैंक्स में गोल्ड, स्ट्रेंथ मेक्स द रूल। So ladies, time to shop. Thank you. Thank you so much, Shekhar ji, for joining us in this podcast. और इतनी सारी ज्वेलरी से रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ ज्वेलरी से रिलेटेड, एंड स्मार्ट ज्वेलरी से रिलेटेड आपने हमें
बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दिया. तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दीज प्रेशियस इन्फॉर्मेशन एंड योर प्रेशियस टाइम एज वेल. प्रेशियस so much. गोल्ड. Precious is Gold always and gold and diamond. बहुत शुक्रिया आपका भी. Thank you so very much, and I hope this would be awareness for all the consumers and people And on your channel. also another reason for all the females to go and shop. Thank you for that. तो ये हमारी गोल्डन प्रथा है to give a small little token of appreciation to all our chat buddies. तो ये हमारी तरफ से पॉडकास्ट I'm humbled. Thank you so very much. थैंक यू सो मच. एंड ये आप पकड़ लें. जरूर. बहुत शुक्रिया. ये आप ही के लिए है. एंड सो सी यू गाइज after all that gold shopping in the next episode of Podcast, because every pause has a purpose. Thank you.